अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन कुछ वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल सेशन देखा गया। एक हम कह सकते हैं कि आज के दिन एग्जिट हुआ इमर्जिंग मार्केट का, वेलकम किया फ्रंटियर मार्केट को, और फ्रंटियर मार्केट के फंड्स ने वापस रिकवरी मार्केट के अंदर शो की और एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट दिखाई देता है। 45,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द डे कुछ एग्जिट की न्यूज़ भी होती है जिसमें कुछ फंड्स जो हैं वो एग्जिट कर रहे होते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है नेगेटिव। लेकिन जब फ्रंटियर मार्केट के फंड्स की बाइंग देखी गई तो यहाँ से पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई और फाइनली मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कुछ गिरावट जो स्टार्टिंग ऑफ द डे देखी जा रही थी, लेकिन उसकी रिकवरी नोट भी देखा गया और इंटैक्ट 45,000 का लेवल इटसेल्फ एक हम कहेंगे सपोर्ट मार्केट के लिए रहा। तो इट मीन्स कि यहाँ से पोजिशंस स्ट्रांग नजर आ रही है। इन्वेस्टर्स आज हाईली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खासकर हम कह सकते हैं जो कि एक वॉल्यूम्स की सूरत में आज दिखाई दिया, वो काफी हद तक पॉजिटिव पोजीशन दिखाई दी है। तो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,330.05 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 45,757.60, लोअर वाज 44,727.96 एंड फाइनली क्लोजर 45,072.38 का, यानी कि 257.67 का डिक्लाइन स्पेसिफिकली इन अ डे देखा गया। करंटली टर्नओवर में 411.44 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में गेन्स दिखाई देते हैं 143.28 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू रही 34.82 बिलियन रुपीस। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में आज काफी ईयर से बाद बैंकिंग सेक्टर की पार्टिसिपेशन देखी जाती है। एचबीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.81 के डिक्लाइन के साथ। 123.35 पे क्लोजर, 31.48 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली एफएनईएल 0.23 का डिक्लाइन, 10.76 पे क्लोजर, 22.33 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली यूबीएल 2.45 का डिक्लाइन, 141.25 पे क्लोजर, 20.84 का कारोबार रहा। आज वॉल्यूम लीडर्स में बैंकिंग सेक्टर की पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं काफी हद तक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखी जा रही है और ब्लू चिप इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में हो, इट मींस कि यहां से इन्वेस्टर्स के लिए इस डिप के अंदर एंटर होना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जो कि इन्फ्लेशन की सूरत हाल में दिखाई दे रही है। कोविड की न्यू एक लेयर का भी जो एक खतरा है या फियर है, वो फ्राइटनिंग सिचुएशन हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में खलबली मचा रहा है और इसके साथ साथ जो कि कमोडिटी प्राइस को काफ़ी हद तक एम्फेसिस देगा। तो कमोडिटी प्राइस भी क्या चल रहे हैं, आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव गेस्ट इन द स्टूडियो, वेरी स्पेशल गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इदरीस गिगी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, केसीसीआई के मेंबर भी हैं और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं बरकतुल्ला लोन साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और ऑयल सेक्टर के अंदर आपकी स्पेशलिटी है, तो वेलकम टू द शो। थैंक यू। खुश आमदीद कहते हैं बरकत साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आपसे। सबसे पहले ये बताइए कि इन्फ्लेशन का जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, ऑब्वियसली ये एक फियर है, कोविड की तीसरी लहर भी कहा जा रहा है, तीसरी या चौथी व्हाटएवर, बट एक लहर तो है और पोजीशन जो कि एक बिजनेसेस एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे, यहाँ से एक खलबली मच जाती है कि अब दोबारा क्या वही लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाएगी। कुछ डेवलप कंट्रीज़ भी लॉकडाउन की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, तो ये ख़तरा कैसा आप देख रहे हैं पूरी दुनिया को? क्या ये ख़तरा दोबारा बनकर आ रहा है या फिर ये गुजर जाएगा जैसे पहले की लेयर्स गुजरी हैं? नहीं देखें नताशा, मैं समझता हूँ इस वक्त थोड़ा सी ख़तरात तो मंडला रहे हैं, लेकिन चूंकि अब पूरी दुनिया जो है कोविड की जो पहली लेयर दूसरी लहर से गुजरने के बाद एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। भारत जैसा मुल्क जहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन करके इकनॉमी को बिल्कुल उन्होंने तहस नहस करके रख दिया, और पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान ने एक स्मार्ट लॉकडाउन की एक टर्मिनोलॉजी उस वक्त इंट्रोड्यूस की, जिसको भारत ने न सिर्फ भारत ने अप्रिशिएट किया बल्कि पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, और उसकी वजह से यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाया गया उस वक्त। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ उस वक्त पाकिस्तान ने तो इनिशियली ही स्मार्टली प्ले किया था, लेकिन मेरा ख्याल ये है जितनी भी शदीद लहर आए, हम तो पहले तो दुआगो हैं कि ऐसी कोई लहर ना आए। जिस तरह की खबरें हैं, जैसे लहर अगर आ भी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अब की बार जो है ना पूरी दुनिया इंक्लूडिंग द सुपर पावर अमेरिका है, यूरोप है, एशियन कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ इस वक्त उन्हें पता है, एक्सपीरियंस हो चुका है किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से इकोनॉमी को बचाना है और इंसानी जो जाने हैं उसको कैसे बचाना है। तो मैं समझता हूँ
اب کی بار جو لہر آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں عوام کو خائف نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹس اب ایکسپیرینس کر چکی ہیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, وہ ہینڈل ہو جائیں گی. دوسری بات آپ نے جو ذکر کی انفلیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا انکلوڈنگ دا جو آپ کے ڈیولپ کنٹریز ہیں, یو ایس اے ہے, برطانیہ ہے, جرمنی ہے, یہ بھی اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس لپیٹ میں آ چکے ہیں. لیکن پاکستان میں کہ اس سال میں یہ $2 بلین یا اس سے زیادہ کا ایکسپورٹ ہوگا اور آئندہ 5 سالوں میں اٹ کین گرو $25 بلین. اگر اتنی ہی کنسسٹنٹ پالیسیز ہیں اور اتنی ہی کنٹینیوٹی رہے. دیکھیں اس وقت انڈیا پچھلے سال $76 بلین سے آئی ٹی سیکٹر نے ان کو گرو کیا تھا, ان کے ملک کو کما کے دیا تھا, ان کے فارن ایکسچینج آئے تھے 76 بلین. اس وقت پاکستان میں ٹیلنٹ بھی ہے. پاکستان کے آپ دیکھیں کہ لیبر ریٹ یا اس طرح کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی سیلریز وغیرہ انڈیا سے کم ہیں, تو وی آر چیپر دین انڈیا. تو دیر از نو ہارم, دیر از نو بیریئر کہ ہم اس چیز کو اچیو نہ کر لیں. 20 بلین میں جو 5 سال میں بول رہا ہوں یہ بھی بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے. اگر اس میں فوکس کریں تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے. رائٹ, ادریس صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ واحد حل برکت صاحب یہی دکھائی دیتا ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, امپورٹ کو کم کرنا ہے اور اتنا زیادہ کم کرنا ہے کہ ہماری جو ایک ان ہاؤس ڈیمانڈ ہے, یہ جو ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کیا جا سکے. تو آپ سمجھتے ہیں بینگ ایگرو بیسڈ کنٹری, بینگ ایگریکلچر کنٹری, کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے ہی ایگریکلچر پہ توجہ دینا, اپنی ہی جو ایک فصلیں ہیں یا جو ہماری کراپس آ رہی ہیں ان کے اوپر توجہ دینا کہ اسی کی ڈیمانڈ ہم فلفل کر لیں. نہیں, بات بالکل درست ہے. دیکھیں ہماری قوم جو ہے نا معذرت کے ساتھ بگڑی ہوئی قوم ہے. یہ بھی جو بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے سیب اور یہ ساری چیزیں جو فروٹس وغیرہ جو کہ ہماری بیس ہے, ہمارے ملک کی اکنومی کی بیس ہے, وہ ہم جو ہے نا امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یقیناً ایسے میجرز لینے کی ضرورت ہے, ڈیوٹیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ, یعنی اس وقت نہیں بلکہ پچھلے آپ دو تین دہائیاں بھی اٹھا کے دیکھیں نا, پاکستان کی اکنومی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. What is trade deficit? Trade deficit is your imports versus your exports. جیسا بھی ادریس صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ ڈبل ہے, ایکسپورٹس آدھی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یعنی آپ 50 سیل کر رہے ہیں اور 100 خرید رہے ہیں. بالکل. تو 50 آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے. تو جب تک یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نل نہیں ہوگا, زیرو نہیں ہوگا, وہ کیسے ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اسی طرح ہوگا نا کہ آپ جو ہے امپورٹس دیکھیں, امپورٹس میں ایسی امپورٹس جیسے پلانٹ اینڈ مشینری وغیرہ ہیں جس سے آپ خرید کر امپورٹ کرنے کے بعد پروڈکٹیوٹی انڈسٹری لگاتے ہیں, پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بڑھتی ہے, اکنومی بڑھتی ہے, جی ڈی پی بڑھتا ہے, دیٹ از گڈ. اس پہ تو ٹیکسز وغیرہ کم ہونے چاہیے, ڈیوٹیز کم ہونی چاہیے, امپورٹ ہونے چاہیے. لگژری گڈس ہیں, آپ کی گاڑیاں ہیں, آپ کی ڈفرینٹ جیسے فروٹس ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو قوم کو بگاڑ دیتی ہے, ایسی چیزوں میں تو قوم خود سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں جو بھی گورنمنٹ ہو ان کو یہ چاہیے کہ ان اشیاء پہ, لگژری آئٹمس پہ جس کی وجہ سے آپ کا پورا جو ٹریڈ جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور قوم بگڑ جاتی ہے, اس پہ آپ ڈیوٹیز لگائیں اور اس کو آپ ڈسکریج کریں. ڈیوٹیز تو لگائیں لیکن لوکل ڈیمانڈ بھی تو فلفل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ, کوئی آلٹرنیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ وہ بند کر دیں, سب بند کر دیں تو لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تو چلے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایگریڈ, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں ایگریکلچر کے اندر بھی اگر آپ پوری اس کی اسٹڈی کر لیں نا, پاکستان کے اندر اتنی زیادہ لینڈ جو ہے وہ بیرن ہے, بالکل بنجر ہے. یعنی اس لینڈ کو یعنی وہ کچھ لینڈ لارڈ کے ہاتھوں میں وہ مطلب وہ کلٹیویٹ نہیں ہو پا رہی ہے. وہ پورا ایک سارا مسئلہ جو ہے 1947 کے بعد جو سارے ایگریکلچر میں ہمارا جو تباہی ہوئی ہے, جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں. 1947 کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی فوراً جو رحلت ہوئی نا, وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس لیے ہوا کہ وہ لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکے, جبکہ انڈیا نے لینڈ میں آپ ریفارمز کو کر پاز کروں گی اور ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. پلیز ساتھ رہیے. کے ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس کے ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی.
सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASB के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हम एग्रीकल्चर लैंड हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने की वजह से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आउटपुट मिल सकता है अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। ऑब्वियसली बरकत साहब, बात ये होती है कि फार्मर्स की हमेशा से डिमांड्स होती है कि सब्सिडाइज किया जाए, हालांकि सारी चीज़ें अभी इंटैक्ट दिखाई देती हैं। अगर फोकस किया जाए कोविड के दिनों में, तो हम पहले ये कंट्री हुए थे कि हमारे पास जो है वो एक फूड बास्केट प्रॉपर हुआ करता था, हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम किसी से इंपोर्ट करें। लेकिन अब ये हाल होता है कि हमारे पास कभी जो है वो वीट कम पड़ जाती है, कभी ऑब्वियसली टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, कभी जो है वो हमारे पास कॉटन के इशूज़ आ जाते हैं। जी देखें, पाकिस्तान में जो फार्मर्स का जो तबका है ना, ये बेचारा तबका बहुत ही अरसे से कई, और ये जो हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट में या इकोनॉमी में जो ग्रोथ का जो बैरियर है वो फार्मर्स का इशू है। लेकिन यानी जो चीज़ें अच्छी हैं वो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फार्मर्स पे इमरान खान ने खुसूसी तवज्जो दी है, यानी फार्मर्स के जो भी इश्यूज हैं, यानी उनकी जो जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसको मार्केट में पहली बार उनके साथ मुलाकात हुई है दुबई, पहली बार मुलाकात $20 बिलियन टच कर जाएगी, करेक्ट। तो इसी तरह से और अब तो ज्यादा ही हो जाएगी सर, अब तो ज्यादा भी हो जाएगी। तो इसी तरह से फार्मर्स के इश्यूज अभी काफी एड्रेस हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि फार्मर्स के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए। बिल्कुल, मैं इदरीस साहब को भी शामिल करना चाहूंगी। इदरीस साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का यही विजन है कि निचले तबके को उठाना है। बीइंग अ नेशन, आपने कहा कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपार्ट फ्रॉम द नेशन, जो निचला तबका है उसको क्या सब्सिडाइज ही करना एक हल है, या फिर उनके साथ जो है वो मिल बैठकर उनके चैलेंजेस और इश्यूज को सुनना हल है? देखें, मैं समझता हूँ कि सब्सिडाइज कोई हल नहीं होता, पाँव पे खड़ा करना ताकि वो अपना वो करे। और मैं इस दफ़ा ये समझता हूँ पिछले 1 साल में एक रेवोल्यूशन आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप ये देखें कि कॉटन की क्रॉप 1 साल में डबल हो जाना, विच इज़ लाइक अ मिरेकल। एटलीस्ट मैं इस चीज़ को, एग्रीकल्चर को नहीं समझता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किसी भी प्रोडक्शन को डबल करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अगर मैं अपनी टेक्सटाइल, अपनी प्रोडक्ट्स को रख के देखूँ तो मुझे डबल करने के लिए 5 साल की मनसूबाबंदी करनी पड़ती है। इन्होंने 1 साल में कर दिखाया। अगर यही ग्रोथ रही तो अगले साल इससे भी डबल हो जाएगी। और वो अब आप देखें कि मैं ये रेवोल्यूशन क्यों बोलता हूँ कि हमारा 70% से ज़्यादा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड उस पर करता है कि जो गांव देहातों या छोटे शहरों पे मुश्तमिल है। बड़े शहर तो कम ही है जो कि 30% आ जाते हैं। रेवेन्यू वाइज ठीक है, कराची या दूसरे शहर है वो रेवेन्यू कमाते हैं। एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है तो उसमें नहीं आता, लेकिन वो जो नीड कि देखिए, आप कराची जो जैसे उन्होंने जिक्र किया, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इतना मेन इकोनॉमिक हब है। यानी सिर्फ कराची एक इकोनॉमिक हब नहीं है, मेन हब है। 54% ऑफ एक्सपोर्ट्स कराची से होती हैं और 60% आपका रेवेन्यू पूरा जो FBR कलेक्शन करता है वो कराची से होता है। तो ऐसे शहर को बदकिस्मती से इस वक्त
टसल की वजह से वो डेवलप, हालांकि फेडरेशन भी देखें, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने जो वादे वईद किए थे उन्होंने उसको तकरीबन पूरे नहीं किए, तो 50% तो पूरे कर दिए। उन्होंने फंड्स भी रिलीज करने की कोशिश की, कराची का पैकेज भी दिया, लेकिन मसला क्या है कि जाहिर है वो पैकेज डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लाके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। एक यहाँ पर ये एक सारा जो मसला हुआ आपकी जो 18वीं तरमीम, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के लिए, यानी इकनॉमी के लिए, ख़ास तौर से इकनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक किस्म की जो है ना नापसंदीदा एक अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसकी वजह से सूबों को इतनी ऑटोनॉमी मिली, इतनी उनको एक ताकत मिली कि अब फेडरेशन जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकती टॉपिक पे रहेंगे ना हम। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, जैसा कि इदरीस साहब ने कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सही होना ज़रूरी है। इसी वजह से अगर एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं तो तमाम चैलेंजेस को टैकल करना होगा, तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करना बिल्कुल होगा। सही है। देखें, आप ये देखें कि आपका जो डिविजनल पूल है, जो डिविजनल पूल से प्रोविंसेस को जो पैसा मिलता है और अब प्रोविंसेस के अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो आप पिछले 5 साल का कैलकुलेशन करके देख लें कि सिंध को कितना मिला और सिंध की क्या सूरत हाल, कराची प्लस अंदरून सिंध की क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, आपको 10% भी नजर नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब किसी सूबे को फंड्स मिलते हैं डिविजनल इकोनॉमिक पूल से, आपका जो आपका एनएफसी अवार्ड से मिलते हैं पैसे, वो नजर आना चाहिए कि आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। कराची के लिए फेडरेशन डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है, कोऑर्डिनेशन का इशू है, उसको रिजॉल्व होना चाहिए। देखें, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, गरीब आदमी जो है ना उसको, वो ना वो पीटीआई का है ना वो किसी पार्टी का है, वो बेचारा गरीब आदमी जो है उसको जो है ना दो वक्त की अच्छी मतलब रोटी मिलनी चाहिए और उसको जो है ना रोजगार मिलना चाहिए। दिस इज द रीजन कि हमें एहसास प्रोग्राम नजर आता है, और कोविड के दिनों में भी एहसास प्रोग्राम की अम्ब्रेला के तहत जो है वो कुछ पैसे दिए गए, जिसमें उनको राशन, यूटिलिटी बिल्स पे भी अभी भी सब्सिडाइज किया गया और 30% जो है वो डिस्काउंट दिया गया, आटा, दाल, चीनी, वो जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो अपनी तरफ से कोशिशें तो जारी हैं, होपफुली कि आने वाले दिनों में बेहतर नतीजे आ जाएं। अल्लाह करे ऐसा हो। देखें, फेडरेशन ने अपने एंड से जितने भी पॉसिबल मेजर्स लेने थे वो लिए हैं, लेकिन अब ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिंध की सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा खस्ता हाल है कंपेयर टू आप पंजाब की देखें, पीकेपी के देखें, वहाँ पर डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पर भी अगर ये डेवलपमेंट करें और फेडरेशन को गले लगाएं, और फेडरेशन अगर पैसा लेके आती है तो आने दें और उसको बैठ के एक मैकेनिज्म बनाए, उसको इन्वेस्ट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब कराची है खुसूसी तौर पर, वहाँ की जो हमारे तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सारी इंडस्ट्री का देखें इदरीस साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो जाए 2 बातें ऐड करना चाहूँगा। एक तो न्यूज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान और टर्की का बाय रोड का एक जो है ट्रेड स्टार्ट हो गया है, और जिसका ट्रांजिट टाइम इज़ ओनली 10 to 12 days। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, क्योंकि दिस इज़ इस वक्त जो क्रंच सिचुएशन है ड्यू टू जो सी फ्रेट बढ़े हुए हैं और चीज़ें, रेट इज़ ऑलमोस्ट सी फ्रेट के बराबर हैं, बट द ट्रांजिट टाइम इज़ ओनली 10 to 12 days, विच इज़ लाइक 1 महीने की जगह आप 10 दिन पे आ गए। तो ये यूरोपियन मार्केट में थ्रू टर्की एक बहुत अच्छा जो है पाकिस्तान और टर्की की गवर्नमेंट ने एक ये वे बनाया है। सेकंड चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो बात हुई डेवलपमेंट की कराची के लिए, ऑल्दो ये आपका टॉपिक शायद नहीं है पॉलिटिकल उसमें, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से आप अपने शो में बिठाएं और इंडस्ट्रियलिस्ट को लें, मुझे लें, किसी और को भी ले लें, तो वी हैव अ वे आउट। हम इनको बताएंगे कि किस तरीके से जो है दोनों एक चीज पर आकर के यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमने काफी कोशिश की कि दोनों को साथ बिठाएं, हम राय देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढते हैं ताकि कोई अच्छा सा एक बीच का रास्ता निकल आए और दोनों तरीके से काम हमारा हो जाए और जो गरीब आदमी है वो पुरसुकून हो जाए। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा इदरीस साहब, आपने सही पॉइंट आउट किया है चीज़ें। अभी प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपसे और क्वेश्चंस करना चाहूँगी। रुपी डॉलर पैरिटी दिखाई देती है, आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि जो एक कमोडिटी प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो रुपी डॉलर पैरिटी कब तक सॉर्ट आउट होते हुए हम देख रहे हैं, खासकर जबकि अब एक डेप्रिसिएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आपका ट्रेड डेफिसिट का मामला हल नहीं हो जाए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है ओवरसीज पाकिस्तानी की। इस वक्त पिछले दिनों में ये भी देखा गया कि ट्रैवलिंग कम से कम रही, कि लोगों ने हज उम्रे वगैरह भी नहीं किए, उसमें भी आपका जब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो हम देखेंगे कि रुपी और डिवैल्यू की तरफ होगा। कमोडिटी की प्राइस ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सिर्फ
पीटीआई की गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, वर्ल्ड ओवर एक क्राइसिस है। तो उस Right. क्राइसिस को सप्लाई चेन के सही होने तक जो है ये अप एंड डाउन हम देखते रहेंगे, क्योंकि अगर एक कोई अच्छा बयान आ जाता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं और एक नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो प्राइस, तो इस वक्त जितना भी ये स्पेकुलेशंस भी है और जो लोगों के पास होल्डिंग है वो मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, तो ये Right. चीजें जब चलिए, तक खत्म नहीं commodity की होगी। बात हो रही है तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,18,600 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,16,80 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,797.05, ऑयल WTI पर बैरल $68.13, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $71.31। करेंसीज में यूरो बाइंग रही 196 रुपीज, सेलिंग वाज 198 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 233.50, सेलिंग वाज 236 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 176.60, सेलिंग वाज 178.10, चाइनीज युआन बाइंग रही 23.75, सेलिंग वाज 23.90, सऊदी रियाल बाइंग रही 46.70, सेलिंग वाज 47.20, यूएई दिरहम बाइंग एट 48.20, सेलिंग वाज 48.70, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.80, सेलिंग वाज 484.30, and lastly Omani Riyal buying रही 392.75, selling was 394.78। ये तब फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। ऑयल प्राइसेस हमें रेंज बाउंड सिचुएशन में दिखाई देती है। इट मींस कि जहां यहां से जो एक अपवर्ड डायरेक्शन नजर आ रही थी वो एक पॉज की सूरत हाल इख्तियार कर गई है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। एसपी के ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कमोडिटीज़ के हवाले से। इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बरकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट से मैं चाहती हूँ कि एक एक लाइन जल्दी से लास्ट लाइन ले लूँ। इदरीस साहब, इकोनॉमी के हवाले से प्लीज़। देखिए, मैं फिर से ये रिपीट करूंगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और मेक श्योर करें कि यूटिलिटी सर्विस जो है वो मिले। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन सेव द इम्पोर्ट बिल, इम्पोर्ट डॉलर्स को आप है ना वो सेव कर सकते हैं। जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतनी जॉब क्रिएशन होगी, उतना जो है रेवेन्यू कलेक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। बिजनेसेस के लिए कोविड का जो चैलेंज दिखाई देता है न्यू, उसके लिए प्लीज़ बरकत साहब। देखें, इसमें यही बात है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू ट्रेड डेफिसिट का है उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है वो ओवरकम जब होगा जब आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। और पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी वो एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उसको ना डबल 3 टाइम्स कर सकते हैं और इंडस्ट्री जो आउटपुट है उसको भी 3 टाइम कर सकते हैं। तो जब आप अपने दोनों जो एरियाज हैं, दोनों जो सेक्टर्स हैं उसको आप इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो माइनस हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। थैंक यू उससे सो आपकी मच। इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। जी बरकत साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इदरीस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हिस्सा बने प्रोग्राम में। और काफ़ी हद तक हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में इकोनॉमिक चैलेंजेस जो दिखाई देते हैं, खासकर जो कि अभी एक फियर दिखाई दे रहा है कोविड की सूरत हाल के अंदर, जो एक न्यू वेव दिखाई दे रही है, उस कोशिश की कि बिजनेसेस ज़्यादा इम्पैक्ट हों और ख़ासकर जो कि पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज़ रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़बरदस्त अपना ख्याल रखना और बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश करने हैं। दिस इज़ द एम। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।